प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। क्यों? सुपर मॉडल मनदीप कोहली, किसी ने उसको छुरा मार दिया है। 212 पहचाना मुझे? इस बार इसने जेब नहीं, किसी का गला काटा है। जब्बार की हत्या मेरे मुवक्किल 212 ने नहीं की, किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका कद 6 फुट 3 इंच है और जो अपने सर में आंवले का तेल लगाता है। आपने सुपर मॉडल मनदीप कोहली के मर्डर केस में भी यही बात की थी। और इस केस में भी यही कहूंगा योर ऑनर, क्योंकि जब्बार की हत्या जिस खोली में हुई थी उस खोली के दीवार पर भी 6 फुट 2 इंच की ऊंचाई पर आंवले के तेल के निशान पाए गए। बहुत बड़ी गेम है। 212 को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? कैसे? कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, न्यूज़पेपर में भी आया था। किसी कोई मॉडल थी। हाँ, मनदीप कोहली। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन जब्बार सेठ और उसके बीच में एक कनेक्शन है। वरुण और ढोलक इस ऑफिस में अकेले थे और इस राइफल से ढोलक का खून हुआ और ये राइफल वरुण के हाथों में पाई गई है। वरुण, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलाओ। लेकिन केडी साहब। योर ऑनर, ढोलक की हत्या मेरे सहायक वरुण ने नहीं बल्कि उस व्यक्ति ने की है जिसने पहले सुपर मॉडल मनदीप कोहली को मारा और उसके बाद जब्बार खान को। उसका प्रमाण यह है योर ऑनर, मुझे मेरे दफ्तर के बाहर 11 नंबर के जूतों के निशान मिले और मेरे दफ्तर में इस नाप का जूता कोई नहीं पहनता। स्पष्ट है योर ऑनर, जिस व्यक्ति के जूते का माप 11 नंबर होगा उसका कद भी 6 फुट से ज्यादा होगा और उसके सर पर चमेली का तेल, ओह आई एम सो सॉरी, आपका फेवरेट आंवले का तेल होगा। मिस्टर पाठक, आपका ये गुमनाम व्यक्ति एक्चुअली सांता क्लॉज की तरह लगने लगा है। आपकी हर प्रॉब्लम का हल बनकर आ रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप इस मनगढ़ंत किलर की मदद से कितने लोगों को बचाएंगे? मिस बोस, इसी सांता क्लॉज ने आसरा अनाथालय के बाहर मेरे सहायक वरुण पर गोली चलाई थी। किसने कहा? वरुण ने? वरुण ने तो हमसे यह भी कहा है कि ढोलक ने मरने से पहले मनदीप कोहली और जब्बार खान की मौतों के बीच का संबंध भी बताया था। हम क्यों माने आपके असिस्टेंट की? नहीं मानिए, मत मानिए, वरुण की बात मत मानिए, पर मुझे विश्वास है कि इंस्पेक्टर दवे की बात आप अवश्य मानेंगे। सर, केडी ने मुझे किसी गाड़ी का नंबर दिया था, किसी संजय भट्ट की गाड़ी है। केडी के अनुसार उसी गाड़ी से वरुण पे गोली चलाई गई थी। सर, मैंने संजय भट्ट को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि वो गोवा में था, लेकिन आज सुबह ही गोवा पुलिस की मदद से उसे वापस बुलाया गया है। फैंटास्टिक, धन्यवाद इंस्पेक्टर दवे। आप मिले मिस्टर भट्ट से? जी हाँ। कितना कद है उनका? 6 फुट 3 इंच। क्या वो बालों में? हाँ, आंवले का तेल लगाते हैं। और जूतों का साइज? जूते का साइज है 11। लेकिन सर, मेरे हिसाब से इस आदमी का इस खून से कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद देख लीजिए। मिस्टर पाठक, ये है आपके शार्प शूटर जिन्होंने 3 लोगों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, अ फिजिकली चैलेंज्ड मैन। सर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और गोवा में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा था। कब से आप इस अवस्था में हैं? जी, 2006 से। दरअसल पुणे जाते समय मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके अंदर मेरे ये दोनों पैर बेकार हो गए और पिछले 5 सालों से मेरे दोनों पैरों की फिजियोथेरेपी भी चल रही है ताकि मैं अपने पैरों पर चल सकूं। पर चलना तो दूर, मैं तो अपने इस व्हीलचेयर से खड़ा भी नहीं हो सका।
इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी हाँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। यही आपको मेरी हालत बयान कर देगी। MRI रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल बिल्स, डायग्नोसिस, इसमें सब कुछ। ओह माय गॉड, मिस्टर भट्ट पिछले 5 साल से इस कुर्सी के मोहताज हैं। मिस्टर भट्ट, आपका निशाना कैसा है? निशाना? जी। मैडम, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई प्रोफेशनल किलर या शार्क शूटर नहीं, जिससे आप ये निशाने की बात कर रही हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये राइफल भी आपकी नहीं है। मैडम, क्या आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? सर, क्या आप बताएंगे कि एक्चुअली माजरा क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपका? आप बताइए मिस्टर भट्ट की 29 जनवरी को आसरा अनाथालय के बाहर आपकी गाड़ी थी या नहीं? 29 जनवरी। सर, आसरा अनाथालय के सामने एक मंदिर है जहां मैं दर्शनों के लिए अक्सर जाया करता हूं। शायद हो सकता है कि 29 जनवरी के दिन भी शायद उधर से गुजरा हूं। मिस्टर पाठक, क्या वरुण ने इनको गाड़ी से गोली चलाते हुए देखा है? ऑब्वियसली नॉट। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर पाठक? आपके इस तरह घूरने से एक विकलांग व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर से खड़ा होकर चलने नहीं लगेगा। योर ऑनर, इनका यहां पर होना ही खुद में एक बहुत बड़ी गलती है। योर ऑनर, वही कद, जूतों का वही नाप, सर में वही तेल, क्या ये सब संयोग है? मिस्टर पाठक, जो है वो आपके सामने है। आप इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं इन मेडिकल रिपोर्ट्स को झुठलाकर। मिस्टर भट्ट, वी आर सॉरी कि आपको यहां तक आना पड़ा। आप जा सकते हैं। जी योर ऑनर। केडी, इनको यहां तक बुलाकर हमने ठीक नहीं किया। साहब, ढोलक को क्यों मारा? एक ही भाई था, वो भी गया। ढोलक को मारा क्योंकि मैं गहरा राज जानता था। तेरे साथ ढोलक ने कभी मनदीप कोहली के बारे में कोई बात की क्या? नहीं तो, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। अच्छा सुन, तू यहां से बाहर निकलेगा ना तो साथ में बैठ के तेरे लिए कोई अच्छा नाम ढूंढेंगे। 212 क्या होता है? मेरा तो नाम फिर भी समझ में आता है, आपका तो समझ में भी नहीं आता। केडी, ये केडी का मतलब क्या होगा भला? अब ये सवाल तो 11 मुल्कों के लोग पूछ रहे हैं, बताऊंगा सबको एक दिन। दिस इज सो शॉकिंग। कल रात को तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ढोलक की हत्या और उसका इल्जाम आपके असिस्टेंट पर। क्या कहूँ, कभी कभी तो लगता है जैसे दुनिया में इंसाफ ही नहीं रहा। नहीं, इंसाफ तो है और इंसाफ दिलाना ही मेरा काम है। मनदीप कोहली को जानती थी आप? जी नहीं, बस न्यूज़पेपर में उनकी मौत के बारे में सुना था। कोई सुपर मॉडल थी शायद। हाँ, सुपर मॉडल थी। और कुछ उनके बारे में? जी नहीं। ये ढोलक ने कभी आपसे किसी राज का जिक्र किया, कोई बात जो वो छिपाए हुए था? जी नहीं, बस एक बार उसने मुझसे कहा था कि जब बार के यहाँ कोई आदमी काम करता है, रेड्डी। जी हाँ, रेड्डी, और वो उसे दुबई ले जाकर नौकरी दिलवाना चाहता है कमीशन लेकर, और जब बार को बिना बताए। और या इतना ही सिर्फ? जी बस इतना ही। अगर मुझे कुछ और ध्यान में आता है तो मैं आपको संपर्क करती हूँ। ढोलक को तो हम नहीं बचा पाए,
लेकिन 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंगूठी बड़ी प्यारी पहनी है आपने। थैंक यू। सॉरी यार। केडी सर आप यहाँ? मैं वो अनाथालय के वार्डन से मिलने आया था। सॉरी यार तेरा सामान गिर गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अनाथालय मैं और मेरी माँ ही चलाते हैं। जब वो यहाँ नहीं होती यहाँ की देखभाल मैं ही करता हूँ। ये किसी नई कंपनी की फोन से? जी ये इसी कंपनी ने हमारे स्टाफ के लोगों के लिए दिए हैं और एक फ्री सैंपल भी दिया था। अच्छा, फ्री सैंपल किसको दिया तुमने? वो हमारी वार्डन माहौली के पास। क्यों? सुन, एक काम करेगा मेरा? हाँ सर क्यों नहीं, आपने मेरी जान जो बचाई है, आपके लिए कुछ भी हुक्म कीजिए। हाँ माहौली जी, तो वाह, अरे वाह, आपकी ये अंगूठी तो बड़ी प्यारी है, सुंदर है। देखें असली हीरे, महंगी होगी। क्षमा चाहता हूं पूछने के लिए, कितने की होगी? जी ये मुझे तोहफे में मिली है, मुझे इसकी कीमत नहीं मालूम। अच्छा, जहां तक मेरा ज्ञान है ये होगी 3-3.5 लाख रुपए की। कहना पड़ेगा आपके पतिदेव आप पर बहुत कृपालु हैं। जी मेरी शादी नहीं हुई है। बोली जी आजकल कुछ याद नहीं रहता मुझे ठीक से, क्षमा चाहता हूँ। आपके रिकॉर्ड्स के अनुसार यही था, आपकी शादी नहीं हुई। तो फिर आपके जो मंगेतर जी हैं वो जी क्या हुआ, मंगनी नहीं हुई? तो जो भी अब जो मंगेतर होने वाले हैं, जो हाल फिलहाल आपके जो मित्र हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मौली जी कौन है आपका इतना बड़ा शुभचिंतक जिसने आपको इतना महंगा तोहफा यूं ही दे दिया? ऑब्जेक्शन। मिस्टर पाठक मिस मौली की जाती जिंदगी में दखल दे रहे हैं जिसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। योर ऑनर, मैं इनकी व्यक्तित्व जीवन में नहीं, इनके व्यवसायिक जीवन में दखल दे रहा हूं और मेरे प्रश्न का इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। सस्टेन। मिस मौली, आप मिस्टर पाठक के सवाल का जवाब दीजिए। ये अंगूठी आपको किसने दी? सर मुझे ये अंगूठी मेरी लंदन वाली सविता आंटी ने दी है। वो बहुत अमीर हैं और मुझे बेटी की तरह मानती हैं। वाह वाह, लंदन से गिफ्ट आई है, तो ये मेड इन लंदन होगी? जी नहीं, वो पिछले साल इंडिया आई थी और तभी हम लोग ये अंगूठी लेने के लिए गए थे। ऐसे ही लेकिन मौली जी पिछले साल तो यूएन की पोस्टिंग में पूरे साल आप चीन में थी। अब सोच रही होंगी कि मुझे आपके बारे में इतनी सब जानकारी कैसे हुई? आपके मित्र नीरज महेंद्र जी की सहायता से, और इनकी सहायता से ये भी मुझे पता चला है कि ये जो टी शर्ट आपके ड्राइवर के खोली में पाई गई, ये टी शर्ट दरअसल ढोलक की है, जिसका अर्थ ये होता है कि ढोलक छिपा हुआ था आपके पास ही, लेकिन आपने किसी को इस बारे में बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? बाबूलाल, वो लड़का ढोलक जिसे मैंने तुम्हारे पास छुपाया है, उसे कहीं जाने मत देना जब तक मैं ना कहूँ। समझ गया मैं, लगता है आपको वार्तालाप करने का मूड नहीं। चलिए ये बताइए, ब्लड डायमंड
क्या आपने ये दो शब्द कभी सुने? जी, अफ्रीका में वो तराशे गए हीरे जिन्हें हासिल करने के लिए कई लोगों की जानें जाती हैं, पर ये हीरा सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है, जायज है, इसकी रसीद भी होगी आपके पास। क्या इसकी रसीद हम सबको ये विश्वास दिला सकती है मौली जी कि इसके पीछे किसी की जान नहीं गई, किसी का लहू नहीं बहा? मौली जी, ये दृष्टिकोण भी बहुत ही विचित्र बात होती है। देखने वालों को आपकी अंगुली पर ये चमकती दमकती हीरे की अंगूठी नजर आती है, किंतु मेरी नजरिए से आपके कांधों पर एक 17 साल के बच्चे की लाश का बोझ नजर आता है मुझे। ढोलक, ढोलक मौली जी, जिसने अपने 17 सालों में 3.5 लाख तो क्या 3,500 भी नहीं देखे होंगे, दुर्भाग्यवश अब देख भी नहीं पाएगा। क्या हुआ मौली जी, रो क्यों रही है? नहीं, वो आंख में कुछ कचरा चला गया। ढोलक को तो बचा ना सके, अब 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। ढोलक को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन 212 को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ही के शब्द हैं मौली जी। आपकी आंखों में ये जो आंसू है, संभवतः झूठ को पिघलाकर सच का रूप दे सकते हैं। कोशिश तो कीजिए सच बोलने की, प्लीज। गजानन पावले लोगों के लिए तो ये लोहे का व्यापार करता है, लेकिन असल में इसका व्यापार बच्चे हैं। अलग अलग शहरों से बच्चों को लेकर आता है, उन्हें माफिया, डॉन, जब्बार जैसे लोगों को बेचता है। उनसे चोरियां करवाता है, भीख मंगवाता है। इसका मतलब ये अंगूठी आपको भेंट नहीं, तोहफा नहीं, कीमत दी गई थी। पावले साहब ने दी थी आपको किसी काम के लिए। जी हाँ, आपको धमकी देने के लिए। हेलो, ये 10 है, 10 और तुम्हारे केस वापस लेने के बाद मिलेंगे, और ढोलक का पता बताने के लिए। वो तो मेरे पास आया था अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं। टीचर दीदी, जब्बार सेठ का किसी ने मर्डर कर दिया है। क्या? और क्योंकि मैंने उनकी खोली से चोरी की थी, पुलिस मुझे ही पकड़ेगी दीदी। मुझे छुपा दो दीदी, मुझे प्लीज छुपा दो दीदी। ढोलक, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हें हमारे ड्राइवर बाबूलाल के घर पर छुपा दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। प्लीज। मैं 3.5 लाख की अंगूठी के लिए उसका दिया वादा मैंने तोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि मैं ढोलक को पावले को देती, वो वहां से भाग गया था। और जब्बार खान की मृत्यु में क्या हाथ था आपका? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, और ना ही मनदीप कोहली की मौत के बारे में कुछ पता है। कुछ तो पता होगा। मुझे इन कत्लों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और ना ही ढोलक के कत्ल के बारे में कुछ पता है। मौली जी, ढोलक पर गोली भले ही आपने न चलाई हो, उसे निशाना तो आप ही ने बनाया है। साहब, ये औरत मेरे को फंसाना चाहती है साहब।
क्योंकि इसके अनाथ आश्रम की जमीन पे मैं अपना लोहे का कारखाना खड़ा करना चाहता था। मेरे को विलन समझती साहब? मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ साहब, बच्चों का धंधा करने वाला दिखता हूँ क्या साहब? ऐसा है तो साबित करके बताइए ना। देखिए पावले साहब, इतना तो साबित हो चुका है कि आपने वो हीरे की अंगूठी उन्हें कीमत के रूप में दी थी आपके लिए काम करने के लिए। कैसे साबित हुआ साहब? इस झूठी के कहने से? इतना कानून तो अपन भी जानते हैं साहब कि एक आदमी की गवाही से आप किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर पाठक। अगर आपको लगता है कि मिस्टर पावले का इस केस से कोई लेना देना है तो आप ठोस सबूत लेकर आइए, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पुलिस सिर्फ इन पर कार्रवाई कर सकती है, इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक शक की सुई आपके चहेते 212 पर टिकी रहेगी। थैंक यू सर, थैंक गॉड आपने मुझे छुड़वा लिया। इंस्पेक्टर दवे तो अलग ही ट्रिप पे था। हाँ, लेकिन जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, असल हत्यारा पकड़ा नहीं जाता, तुझे संभल के रहना होगा, क्योंकि पुलिस तुझे शक के दायरे से बाहर नहीं जाने देगी। ये कितने सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका अब तक कोई उत्तर नहीं। ढोलक ऐसा क्या जानता था जिसकी वजह से उसे मार दिया गया? और वो 6 फुट 3 इंच का आदमी, हु कैन इट बी? कौन हो सकता है? इन सबके पीछे एक ही आदमी है, पावले। पर ऐसा कोई सुराग भी तो नहीं, कोई सबूत भी तो नहीं जो उसकी तरफ इशारा करता हो। एक सबूत है सर, रेड्डी। खोली के बाहर मैंने पावले को रेड्डी से बात करते हुए देखा था। अगर हम रेड्डी को तोड़ेंगे तो हम पावले तक पहुंच सकते हैं, और पावले के थ्रू असली कातिल तक। और सर मुझे लगता है कि असली कातिल रेड्डी है, क्योंकि इस केस में वही है जो 6 फुट से ऊपर है। तू एक काम कर, रेड्डी से मिल, लेकिन अलग तरीके से। मैं समझाता हूं। कहीं जा रहे हो रेड्डी? तुम हटिया दे। उस दिन ऑफिस में तुम ही थे ना? तुम ही ने ढोलक को मारा है। पागल हो गया क्या? पैसे, घड़ी, ये तो वही है जो 212 और ढोलक ने जब्बार से चुराए थे। तुम्हारे पास कैसे? हट। इसका मतलब ये है तुमने जब्बार को मारा इन पैसों के लिए? नहीं मारा मेरे बाप। अब हट यहाँ से, वरना पावले आएगा, हम दोनों को मार देगा। पावले का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब तूने किया है। पावले कैसे कोई लेना देना नहीं है? अरे साला बाप है बाप हम लोगों का। हम लोग तो छोटे मोटे मोरे हैं, असली खिलाड़ी तो साला वो है। इंस्पेक्टर दवे, सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया। मैं तो इसको डराने के लिए पावले का नाम ले रहा था। पावले का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो तेरा भी नहीं है रेड्डी इस केस से, क्योंकि मैं तेरे सारे कनेक्शन तोड़ के ऊपर वाले से जोड़ने वाला हूँ। ये बता कि पहली गोली छाती पे मारूं या पीठ पे? मुझे मत मारो साहब। पीठ पे मारो, ताकि बोल सके कि पुलिस से भागते वक्त पीठ पे गोली लगी। यार छाती पे मारोगे तो खुद फंस जाओगे। तो एक काम करता हूँ ना, पहली गोली घुटने पे मारता हूँ और दूसरी पीठ पे, ताकि सबको लगे कि मैंने इसको एक चांस दिया। नहीं, मुझे मत मारो। सुपर आइडिया, मार दो गोली। अरे लेकिन लेफ्ट में या राइट पे? इससे पूछते ना, ये भी क्या याद रखे? बोल, लेफ्ट या राइट? मत मारो साहब, मेरे को मत मारो साहब। जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास। सच या झूठ, लेफ्ट या राइट? सच बोलता हूँ। पावले और जब्बार के बीच के सारे रिकॉर्ड आपको दिखा दूंगा, लिखे मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा साहब। मैं सच बोलता हूँ, सच बोलूंगा साहब। अद्भुत है रेड्डी साहब। जब्बार और पावले के गोरख धंधे का हिसाब तो किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हिसाब से भी ज्यादा साफ है। किस दिन पर कितने बच्चे भेजे गए, कितने बच्चे पहुंचाए, किस बच्चे के लिए कितना मूल्य दिया और उस बच्चे को कहां भेजा गया, सब कुछ दर्ज है इसमें। योर ऑनर, करोड़ों का एक शर्मनाक अवैध धंधा। पुलिस केवल इस डायरी की मदद से सैकड़ों बच्चों की जानें बचा सकती है। मिस्टर रेड्डी, थैंक यू वेरी मच। और वो रेड्डी साहब, ये तो बताइए कि जो घड़ियां चुरा कर आप भाग रहे थे, वो घड़ियां वो पहले ढोलक ने जब्बार भाई से चोरी की थी, फिर मैंने ढोलक से।
और जब्बार भाई की मौत के बाद वो पानी का गिलास छुपाकर मैंने 212 को फंसाया ताकि मैं इस मामले से क्लियर रहूं। तो रेड्डी साहब, आपने पहले जब्बार की हत्या की फिर चोरी की? नहीं साहब, मैंने जब्बार भाई को नहीं मारा साहब। साहब वो इस धंधे से पहले बहुत ही डेंजर आदमी था सर, बहुत बड़ा शूटर था सर। मैं उससे पंगा कैसे ले सकता हूँ? तो ढोलक को मारा आपने? नहीं, उसको भी नहीं। मानता हूँ मैंने बहुत गलत काम किया साहब, लेकिन आज तक कभी किसी का कत्ल नहीं किया साहब, वरना सरकारी गवाह क्यों बनता? वैसे भी जब जब्बार भाई का मौत हुआ तो मैं बाहर पान की दुकान पर बैठा हुआ था, आधा मोहल्ला ने मेरे को देखा था साहब वहां पे। तभी तो रेड्डी साहब पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। योर ऑनर, यह है बस्ती वालों का साइन स्टेटमेंट, जिसमें क्लियरली स्टेटेड है कि जिस वक्त जब्बार खान पर कातिलाना हमला हो रहा था, उस वक्त रेड्डी पान की दुकान पर पान बनवा रहा था। उसका मतलब मिस्टर पाठक, शक की सुई अब भी आपके चहेते 212 पर टिकी हुई है। क्या करें हम रेड्डी साहब? चलिए उन्हीं से पूछताछ करते हैं जो पिछली सुनवाई में हमें कानून सिखा रहे थे। एक ही गवाह के बयान से कुछ साबित नहीं होता, साबित करना है तो सबूत लाओ। पावले साहब, अब दुर्भाग्यवश आपके विरुद्ध एक भी सबूत नहीं, ढेरों सबूत है। पेश करूं या आप बोलेंगे स्वयं? माऊली जी का बयान पूरा खरा है साहब, सच्चा है। अपन का असली धंधा बच्चा लोग की स्मगलिंग करने का है साहब। जब्बार को बच्चे मैं ही बेचता था साहब, और माऊली जी के जरिए आपको केस छोड़ने के लिए पैसे मैंने ही भिजवाए थे साहब। माऊली जी को वो रिंग मैं ही दिया था साहब। ताकि वो ढोलक को मुझ तक पहुंचा दे। ढोलक को क्यों मारना चाहते थे आप? कारण? जब्बार से पहले 4 साल तक ढोलक अपुन के साथ काम करता था साहब। अपुन के धंधे के बारे में सब कुछ जानता था वो। कैसे जाने देता साहब उसको मैं? हाँ, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे पहुंच पाता वो भागे साहब। फिर तो आपने मेरे सहायक वरुण पर गोली भी नहीं चलाई होगी। कसम से साहब, मैं किसी को नहीं मारा साहब, ना ढोलक को ना जब्बार को। जब्बार तो मेरा खास आदमी था साहब, उसे मार के मैं अपना नुकसान क्यों करता? उल्टा जब्बार जब से मरा है मेरा तो वाट लगा हुआ है साहब। He's got a point, मिस्टर पाठक। जब्बार मरा और उसकी वजह से पावले का ये पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ, तो ऑब्वियसली पावले ने जब्बार को नहीं मारा है, ना ही मौली ने मारा है और ना ही रेड्डी ने। आप कितनी ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी क्यों ना लगा लें, लेकिन अल्टीमेटली बॉल जाकर तो लगनी स्टंप्स पर ही। यानी कि आपका ये केस क्लीन बोल्ड होने वाला है। आपके क्लाइंट 212 पर ना तो कत्ल का इल्जाम हटा है और ना हटेगा। एक आखिरी प्रश्न, कौन सा तेल लगाते हैं आप अपने सर में? तेल कौन सा लगाते हैं सर? टेंशन मत लो साहब, 3 इडियट्स पिक्चर देखी है ना, ऐसे करते रहने का, ऐसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बड़ा फिल्मी है यार, हैं? ये सब पिक्चरों में होता है, वास्तविकता में नहीं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये केस के बारे में जितना सोचता हूँ मेरा दिमाग तेरे नाम की तरह 212 दिशाओं में दौड़ता है, हर जगह से खाली हाथ लौटता है। बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि ढोलक नहीं मारा हो जब्बार को? नहीं साहब, ढोलक ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने भी कुछ नहीं किया। हाँ, और आप भी कुछ मत करो, छोड़ दो ये केस। छोड़ दूं ये केस? हाँ। तो तेरी वाट लगेगी उसका क्या? है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपन जेल जाएगा ना, चलता है। इधर कम से कम सर पे छत और 2 रोटी फिक्स तो है ना, बाकी की जिंदगी यही कटेगा। ऐसा कभी मत सोचना 212। ऐसा सोचने लगेगी ना तेरी पीढ़ी, तो ये देश जीते जी मर जाएगा। वैसे भी इस देश की हालत कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, और तू देखना
न केवल तू अदालत से बाइज्जत बरी होगा, बल्कि एक दिन ये समाज जो तुझे इस वक्त अपने दामन पर काला धब्बा समझ रही है, एक दिन ये समाज तेरे दामन पर मेडल लगाएगी। क्या है, तेरी किस्मत बनाऊं उससे पहले तुझे नए जूते ला के देने पड़े। ये क्या अंगूठा बाहर निकला हुआ है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर? चलते चलते जूता भी चल बसा। मिसेस बिलिमोरिया, अरे मिसेस बिलिमोरिया कहाँ गई? सर वो है नहीं ऑफिस में। कोई बात नहीं, एक काम कर, जज साहब को एक अर्जी टाइप कर और 212 के केस की जल्द से जल्द डेट की अपील। राइट सर, आई विल डू इट राइट अवे। लेकिन बात क्या है? अरे तू टाइप तो कर, बताता हूं ना अदालत में। अमूमन वकील केस की तारीख आगे बढ़वाते हैं ताकि उन्हें और समय मिल सके। तुमने तो इसका उल्टा ही किया है, ऐसा क्यों केदी? योर ऑनर, न्याय में विलंब का अर्थ होता है न्याय में खंडन। न्याय जितना जल्द हो जाए उतना ही अच्छा। चलिए अच्छा है, लगता है इस केस का डिसीजन आज ही आ जाएगा। अपेक्षा तो यही है मुझे भी मिस बोस। इसीलिए योर ऑनर, अदालत का और समय व्यर्थ न करते हुए मैं आज के पहले आखिरी और इकलौते गवाह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर संजय भट्ट योर ऑनर, लाइए उन्हें। क्या ज्यादती है मिस्टर पाठक? पिछली बार मिस्टर भट्ट को बुला के हम ऑलरेडी परेशान कर चुके हैं। व्हाई नाउ? ये बात तो ठीक है भट्ट साहब, आपको द्वितीय बार अदालत में आने का कष्ट दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, किंतु आज आपका यहाँ होना अति आवश्यक था। जी? क्या कहा था आपने पिछली सुनवाई में कि पिछले 5 वर्षों से आप अपने पैरों पर चल नहीं पाए? जी। और कुछ उतने ही समय से आप अपनी इस पहियों वाली कुर्सी से खड़े तक नहीं हुए, उठे नहीं। जी, ये बात तो मैं शायद आपको पिछली बार भी बता चुका हूं, और शायद मेरी रिपोर्टें भी यही बयान करती हैं। पर अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, समस्या है आपके ये आपके जूते। जूते? मिस्टर पाठक, इनके जूतों में क्या है? सिलवटें हैं मिस बोस, सिलवटें। योर ऑनर, उसी तरह की सिलवटें मेरे जूतों में भी हैं। मिस बोस जरा यहां आगे आइए। क्या आप बता सकती हैं कि जूतों पर सिलवटें क्यों पड़ती हैं? जब कोई भी इंसान बार बार एड़ी उठाकर चलता है तो एक बार जोर से बताइए ना। मिस्टर पाठक, जब इंसान एड़ी उठाकर चलता है तो क्या करता है? ओह माय गॉड, चलता है। ओह, जब इंसान चलता है तो उसके जूतों में सिलवटें पड़ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ संजय जी कि आप चल सकते हैं। जी, मैं नहीं चल सकता। झूठ बोल रहे हैं आप चल सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप हत्या कर सकते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 हत्या कर सकते हैं। ये आपकी रिपोर्ट्स, MRI, एक्सरे, डायग्नोसिस, ये सब मिथ्या है, झूठ है। बोलिए, झूठ है या नहीं? आप झूठ बोल रहे हैं। ये रिपोर्ट्स एकदम सच्ची हैं। नहीं चल सकते। जी हाँ, मैं नहीं चल सकता। आप खड़े भी नहीं हो सकते। नहीं हो सकता मैं। I'll kill you! छोड़ूंगा नहीं। चलो मुझे। I won't leave you! छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। रख तुम। छोड़ो मुझे। I'll kill you! जी हाँ जज साहब, अपुन ने इस वरन पर गोली चलाया था। और वो तीनों कातिल, मनदीप,
ढोलक और जब्बार, वो भी अपन ने ही किया था। तो अब इन सारी बातों को जोड़ने के बाद मेरे मन में इकलौता एक शब्दीय प्रश्न, क्यों? जज साहब, अपन कोई बिजनेसमैन नहीं, अपन एक प्रोफेशनल किलर है और पैसे के वास्ते अपन किसी का भी कत्ल कर सकता है, इस केडी का भी। ये जो व्हील चेयर है यही अपन का ढाल था। आज से 1 महीना पहले अपने को मनदीप को मारने का सुपारी दिया गया। और उसके कुछ ही दिनों बाद अपने को दूसरा सुपारी दिया गया, जब्बार को मारने का। उसी शख्स ने मेरे को तीसरा सुपारी ढोलक को मारने का दिया। संजय जी, आपको सुपारी क्यों दी गई थी इस बारे में शायद आपको कोई जानकारी ना हो, लेकिन किसने दी थी ये तो पता होगा। हाँ जज साहब, आपने उसे पहचानता है, उसका नाम है। पर आप सुपारी देने वाले का नाम बताएं, उससे पहले मैं अदालत को सुपारी देने का उद्देश्य बता देता हूं। योर ऑनर, वरुण पर गोली इसलिए चलवाई गई ताकि मैं डर कर इस केस से पीछे हट जाऊं। ढोलक को इस कारण मरवाया गया क्योंकि वो सुपारी देने वाले के कुछ राज जान चुका था और इस बारे में जब्बार खान से बात कर चुका था। जब्बार को इसलिए मारा गया क्योंकि सबसे पहले सर्वप्रथम मनदीप को मारने की सुपारी जब्बार को दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश जब्बार ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो गया था उसे मारना भी आवश्यक हो गया था। इसी कारण इन तीनों लोगों को मारने की सुपारी मिस्टर संजय भट्ट को दी गई। मिस्टर पाठक, मनदीप को क्यों मारा? मिस बोस, आपके हर प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास है नहीं। हाँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर मिस्टर नीरज महेंद्रू के पास अवश्य होगा। क्या कहते हैं मिस्टर महेंद्रू? मेरा और मनदीप का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं नहीं। और एक दिन चुपके से उसने किसी और लड़की के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो बना लिया था और वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई थी। मैं घबरा गया था क्योंकि अगर वो वीडियो बाहर आ जाता, कोई देख लेता तो मेरा सोशल इमेज एकदम खत्म हो जाता। तो बस मैंने घबराकर मनदीप को मारने का प्लान कर लिया। फिर मैं जब्बार से मिला, लेकिन वहां उस लड़के ढोलक ने मुझे देख लिया था। फिर जब्बार ने इस डील के लिए ज्यादा पैसे मांगे तो मैंने वो डील कैंसिल करके भट्ट को दे दी। मनदीप मरी, लेकिन जब्बार को भी मारना पड़ा और उस लड़के ढोलक को भी। क्योंकि उनको मेरे प्लान के बारे में पता था। बुजुर्ग कह गए हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जल्द से जल्द अपनी भूल स्वीकार कर ले और उस भूल का सुधार कर ले। एक भूल मैंने की थी आपको यहां से रिहा करके, जिसका अब सुधार कर लिया मैंने। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। यह अदालत नीरज महेंद्रू और संजय भट्ट को मनदीप कोहली
जब्बार खान और ढोलक उर्फ दिनेश राठौड़ के कत्ल के इल्जाम में भागीदार मानते हुए फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और 212 को जब्बार खान के कत्ल के इल्जाम से बरी करते हुए रिहा करती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस बोस, टाटा। अब देख, किसी की जेब वेब मत काटना। साहब, अपन हमेशा सोचता था कि एक दिन अपन भी अपने माँ बाप को ढूंढ लेगा, लेकिन आप मिल गए तो ऐसा लगता वो मिल गए। आपने जो कहा था वो करके दिखाया साहब। अरे अब तक तो आधा ही वादा पूरा किया है, बाकी का आधा वरुण दे। सब ये ले, ये रहा पंचगिनी के स्कूल का तेरा दाखिला पत्र। पढ़ लिख ले, फिर आगे चल के जो बनना होगा ना तुझे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मैं हूं तेरे साथ। ओके? अपन को तो बस एक ही चीज बनना है। क्या? वकील, आपके जैसा। क्यों? ताकि मैं भी बड़ा होके किसी 213 को बचा सकूं। क्या बोल रही है? अघोरी इंडियन साधु, बहुत रहस्यमय, मोस्ट डेयरिंग ऑल्सो, डिफिकल्ट लाइफ। शमशानों में रहते हैं, अमंग्स द मुर्दा, अमंग्स द भूत प्रेत। We should not make them angry. We should not भड़काओ them. Otherwise, this शमशान will be our शमशान। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम किसी शमशान में किसी अघोरी बाबा से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि किसी गुफा में किसी शेर से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हमें जो इज्जत देनी है वो तो देनी है, वरना जान जानी। Is that okay, Stephen? Excellent, Devendu. Well done. Isn't this exciting, Amanda? एक्साइटेड, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। Relax, Amanda. अरे मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। Just follow me. इसमें डरने की क्या बात है? चले चले भाई। ठीक से समझा दिया ना बाबा लोग के सामने? अरे सब समझा दिया है, तुम चिंता क्या कर रहे हो? भैया, चिंता हमें अपनी नहीं है, चिंता हमें आप लोगों की। जरा भी ऊंच नीच हुई तो कहीं वो ना हो जाए जो पिछले महीने वो जर्मन टोली के साथ हुआ था। अरे भाई, डरा क्यों रहे हो तुम? What's he saying? No, he's saying best of luck. Come. चरण बाबा की जय हो। जय शिव शंभू, जय महाकाल। जगानंद बाबा, वो लोग आ गए हैं। जय महाकाल। क्या देखने आए हो? हाँ? क्या गोरी शमशान में कैसे शव का मांस खाता है? कैसे उनके साथ भोग संभोग करता है? हाँ? कैसे धूम्रपान और मदिरा के नशे में धुत होकर नाचता है? यही देखने आए हो ना? और यही दिखाना चाहते हो तुम अपने देश में टीवी पे, कंप्यूटर पे? क्यों? यही छवि है ना हम लोगों की तुम्हारे मन में? हाँ? नहीं बाबा जी, हम तो दुनिया को आपकी सही छवि दिखाना चाहते हैं। So tell me, Baba, why is the Aghori the most feared of all Indian aesthetics? बाबा ये पूछ रही है
कि साधकों में लोग अघोरियों से सबसे ज्यादा घबराते क्यों हैं? काहे घबराते हैं? हाँ, जरा एक बात बताइए, क्या आज तक किसी अघोरी ने जात पात का कोई विवाद किया है? राज या राजनीति में घुसकर आम आदमी के जीवन को कभी उथल पुथल किया है? अरे अघोरी तो इन सब चीजों से परे है। हमें आप जिंदा लोगों से ज्यादा उन मुर्दों में खुशी मिलती है। यदि आपत्ति होनी चाहिए तो उन्हें होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। गुरुदेव, इनकी ये मजाल, आप ही के सामने आपके शिष्य को, तेरी ये हिम्मत, यही के यही भस्म कर दूंगा तुझे। बाबा जी माफ कर दो, हमारी बहन को गलती हुई बाबा। आदमी को बोलो बिहेव करने के लिए, अनकूट गवाह। तूने मेरे शिष्य को गाली देकर मुझे गाली दी है। इस शमशान और हमारी साधना का अपमान किया है तूने। इसका भुगतान तुझे अपनी सांसों से देना होगा। चलो, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। और सुन, तू कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। जाओ! कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। फोन करना है। क्षमा करें महाराज, आपकी दुकान है। चल बिस्कुट दे। अबे और दे। रख, पीछे जा। हेलो, जय शिव शंभू। बोलिए। केडी पाठक बात कर रहे हैं। जी, आप कौन? देखिए, हम हरिद्वार से अघोरी चंडीदास बात कर रहे हैं। परम पूजनीय बाबा जगानंद जी के शिष्य बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जगानंद बाबा? जगानंद बाबा वही है जो ऋषिकेश में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हाँ वही। देखिए, हमारे बाबा पूरी तरह से निर्दोष हैं और अब उनको बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आप ही को उन्हें बचाना पड़ेगा। देखिए, बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है और आप बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने स्वयं आपको चुना है। तो बताइए कब आ रहे हैं आप? ऐसी है। और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? आपकी माता श्री ने। बहुत बड़ी भक्त है हमारे बाबा की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे फोन काटते पश्चात ही उनका फोन आपको आ जाएगा। ठीक है केडी भैया, तो मिलते हैं गंगा जी के तट पर। जय शिव शंभू। Is everything okay, sir? Yeah, everything's fine. किसको फोन था सर? पता नहीं, कोई बाबा। हाँ माँ।
शमशान की राख है। चकित ना हो बच्चा, अच्छा बुरा सब भीतर है। आत्मा में अगर खोट हो तो अमृत भी विष की तरह लगता है। अगर आत्मा में खोट ना हो तो विष भी अमृत के समान है। ऐसे ये कई अंतरराष्ट्रीय त्वचा निखार विधियों में इसका शराब का इस्तेमाल होता है ना? निखार बच्चा, ये हमारा वस्त्र है, भगवान भोलेनाथ का चिन्ह। तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को, लेकिन अगर मारा भी होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था हमारा। अरे अघोरी को तो 7 खून माफ, 7 खून के बाद 8वां होए तो अघोरी अघोरी ना होए। ये बात आप नहीं कहूंगा अदालत में, लेकिन तू भी हमारे दर्जे को जान ले। अरे मारने का तो लाइसेंस है हमें, उसने दिया है, उसने। लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद एक साधक किसी की हत्या करे तो सिद्धि का फायदा क्या? हमने नहीं मारा उसे। हाँ, क्रोधित अवश्य किया था उस फिरंगी ने हमें। मुझे क्रोध, बस ये क्रोध ही तो कमजोरी है हमारी, वरना हत्या कभी नहीं। तो आप उस कहाँ था उस रात, यही जानना चाहता है ना? बताता हूं। पहले तू ये बता कि तुझे तो तेरी माँ ने यहाँ हमारी जान बचाने को भेजा, इसलिए तू आ गया। तेरा बाप कहता तो क्या आता तू? नहीं ना? आपको मेरे पिता और मेरे बीच में सब कुछ मालूम है, और वो भी जानते हैं जो तू नहीं जानता है। और तू नहीं जानता कि मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए तुझे खुद अपनी मृत्यु से गुजरना होगा। जय हो भोले बाबा की। मैंने बहुत डरावने किस्से सुने नगोरी के बारे में सर ट्रस्ट मी, ये बहुत संकी टाइप के लोग होते हैं। अरे तो कितना डरता है यार, ये लोग सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और तू इस केस की सत्य की खोज में इतना नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, ये लोग सिर्फ मुर्दे इंसानों को खाते हैं, जिंदा को नहीं। तो जिंदा है अभी, डोंट वरी यार। How dare you? तो तुम वही सिटी लॉयर हो जो स्टीवन के मर्डरर को बचाने आया। How can you? मैडम, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ स्टीवन के हत्यारे को बचाने नहीं, असल हत्यारे को ढूंढ कर उसे सजा दिलाना है। Then why are you saving that अघोरी? He is a killer. अरे वो अघोरी निर्दोष है। उसने मेरे स्टीवन को। जरा संभालिए आप मैडम को। बाबा जगानंद जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। उससे पहले तू मेरे प्रश्न का जवाब दे बच्चा। तुझे नर्क जाना है या स्वर्ग? यदि तू मेरे शिष्य जगानंद को नहीं बचा पाया तो तेरे नरक की सीट की गारंटी मैं तुझे देता। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। वेलकम टू हरिद्वार केडी भाई। अब यहाँ इतनी दूर आए हो तो मोक्ष प्राप्त करके ही जाना। जय भोलेनाथ। Thank you.
भैरव बाबा की न्यायाधीश महोदय पधारे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय, इससे पूर्व मैं अपने तर्क देना आरंभ करूं, आप सभी के समक्ष में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि कानून की दृष्टि में अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, जाति पात, साधु और शैतान सभी एक समान है। कानून यदि कुछ देखता है तो मात्र दोषी को या फिर निर्दोष को। इसलिए कटघरे में खड़ा हुआ ये व्यक्ति हमारे लिए ना तो कोई साधक है और ना कोई अघोरी, ये मात्र एक आम इंसान है। ये है अगर कुछ तो सिर्फ दोषी। प्रोसिक्यूटर पंत, यूं शब्दों के बाण चलाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इन्हें दोषी ठहराना चाहते हैं तो इनका दोष प्रमाणित करना होगा। मैं वही सिद्ध करने जा रहा हूं। न्यायाधीश महोदय, लंदन से दो लोग, स्टीवन मार्क्स और अमेंडा थॉमस, अघोरियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए और वो 11 जनवरी की रात को दुधेरी ताल के शमशान घाट में श्री जगानंद जी से मिलने गए। वहां पर जगानंद जी और स्टीवन के बीच कुछ तर्क वितर्क हुआ और मामला इतना गर्म हो गया कि जगानंद जी ने स्टीवन को मौत की धमकी दे डाली। और उस रात न्यायाधीश महोदय, ये तो थी थियरी। आइए प्रैक्टिकल पर चलते हैं। सबूत। पुलिस को ये तकिया शमशान घाट के पास जो झाड़ियां हैं वहां से मिला है। ये वही तकिया है न्यायाधीश महोदय जिससे स्टीवन की सांसें बंद की गई थी और इस पर शमशान घाट की मिट्टी से सने हुए उंगलियों के निशान पाए गए हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ये कहती है कि वो निशान श्री जगानंद की उंगलियों के निशान से मिलते हैं। जगानंद जी, आपकी उंगलियों के निशान स्टीवन मार्क्स के तकिए पर कैसे? यही प्रश्न तो इस समय हमारे मन में घूम रहा है। उस लड़के को मारना तो दूर, उस फिरंगी के तकिए को हमने छुआ तक नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो वो बोलते हैं जिन्हें किसी बात का भय हो। हमें किस बात का भय? मृत्यु का? मृत्यु तो जीवन है हमारे लिए। नॉनसेंस! ढोंग कर रहे हैं आप कहते क्यों नहीं कि आप ही ने स्टीवन को मारा है? न्यायाधीश महोदय, मैं अपना पहला गवाह प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्टीवन और अमेंडा का कैमरामैन दिव्येंदु सक्सेना। अनुमति है सर। उस रात मैं, स्टीवन और अमांडा जब अपने टेंट में वापस आए तो मैं तो बैठ के अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, लेकिन स्टीवन और अमांडा में लड़ाई शुरू हो गई। तो उनको रोकने के लिए मैंने अपने कैमरा साइड में रखा और उनके पास गया, लेकिन मैं कैमरा ऑफ करना भूल गया। कैमरा ऑन था, साइलेंट मोड पे था, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी। सारी रात कैमरा वहीं पे पड़ा रहा, रिकॉर्डिंग होती रही। सर, जब हम लोग रात में सो रहे थे तो कैमरे में पता नहीं कुछ ऐसा कैप्चर हुआ
जिसे देख के हम सब हैरान हो गए। न्यायाधीश महोदय, यदि आपका आदेश हो तो मैं वो रिकॉर्डिंग दिखा दूं। अफसोस कि ये टेप यहीं पर खत्म हो गया, अन्यथा हम जगानंद जी को स्टीवन मास्क का मर्डर करके बाहर आते हुए भी देख लेते। मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर केडी कि आप इस रिकॉर्डिंग को झूठा नहीं कर पाएंगे। जगानंद जी, सभी ने यहां पर सभी ने आपको स्टीवन के टेंट में जाते हुए देखा है। हाँ, मैं गया था उस फिरंगी के पास, लेकिन उसके पास जाने का कारण उसको मारना नहीं, उससे क्षमा मांगना था। क्षमा मांगने? उस रात उन लोगों के जाने के बाद हमारे चेहरों से हमें सत्य का पता चला कि किस तरह हमारे ही शिष्य चंडीदास ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की। और उस फिरंगी को गुस्सा आ गया और उसने चंडीदास को धक्का दिया। इस बात से हम बहुत क्रोधित थे, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम उसे क्षमा मांगने गए। अविश्वसनीय, एक अघोरी, एक साधक, एक आम आदमी से माफी मांगने गया, क्षमा मांगने गया। क्या अघोरी कोई भगवान है? नहीं नहीं, मुझे पता है भगवान नहीं होता, लेकिन फिर भी रात को 2:30 बजे टेंट में जाकर। हमारे लिए रात ही दिन है। चलिए मान लिया कि अघोरी दिन और रात में कोई अंतर नहीं करते हैं। अब आप इसे देखिए, सिर्फ बस देखिए। ये रुद्राक्ष की माला पुलिस ने स्टीवन मार्क्स की टेंट से हासिल की है। आप ही? जी हाँ, ये हमने ही उसे भेंट में दी थी। उसे क्षमा मांगने के पश्चात हमने उसे अगली रात पुनः मिलने को कहा था। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते भट्ट साहब? इसमें न मानने वाली क्या बात है? ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बड़े दयालु होकर अदालत को दिखाई, इसमें हमें सिर्फ जगानंद बाबा का आगमन दिखाई दिया, प्रस्थान नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे यह स्पष्ट हो कि स्टीवन मार्क्स की हत्या जगानंद बाबा ने की है। और केवल इतना ही नहीं बन साहब, फोरेंसिक्स के अनुसार स्टीवन मार्क्स की हत्या रात के 2 और 2:30 बजे के बीच हुई थी। और आपके इस रिकॉर्डिंग पर न दिन दर्ज है न समय। तो क्या यह संभव नहीं कि यह रिकॉर्डिंग किसी और दिन का हो? हत्या के दिन का ना हो, हत्या के समय का ना हो? संभव है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दिव्येंदु जी से चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा। धन्यवाद। हाँ तो दिव्येंदु जी, इस वृत्त चित्र के कैमरामैन आप ही हैं? जी सर। क्यों इस फुटेज पर दिनांक और समय दर्ज नहीं है? क्या है इसका कारण? गलती से कैमरे में डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गया था। आप अपना कार्य करना भूल गए थे, अपने कैमरा पर डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गए थे। अगर आपने ये भूल न की होती दिव्येंदु जी, तो संभवतः हम ये स्पष्ट कर पाते कि जगानंद बाबा स्टीवन मार्क्स की हत्या से 1 घंटा पहले ही उस टेंट से बाहर चले गए थे। वो दोष मुक्त है, लेकिन अब आपके भूल के कारण आपको लगता है मैंने ये जानबूझ के किया? अरे मैंने तो सिर्फ कैमरा रखा था वहां पे। अमांडा ने खुद देखा था इसे। इन्हें रात के 2:30 बजे। Really? तो चलिए ना अमांडा जी से पूछते हैं। यस, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं अपने टेंट में थी जब रात की 2:30 बजे मैंने बाहर एक शैडो देखा। Steven, did you just... अमेंडा जी, आपको पूरा विश्वास है कि रात के 2:30 बज रहे थे?
यस। अच्छा, तो क्या आपने उस अघोरी का चेहरा देखा था? वेल नो, बट इट हैज टू बी हिम। और कौन होगा? हो तो कोई भी सकता था। ये देखिए कितने सारे अघोरी हैं। योर ऑनर, बात में थोड़ी विचित्रता है। दिव्येंद्र जी ने हमें दृश्य दिखाया किंतु दिनांक का पता नहीं, समय का पता नहीं। और अमेंडा जी कह रही हैं कि उन्हें समय का पता है किंतु चेहरा इन्होंने नहीं देखा। इसमें विचित्रता की क्या बात है? दो आधे आधे दृष्टिकोण हैं। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो एक संपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। समय अनुसार पता चल ही जाएगा। अमेंडा जी, उस टेंट में जगानंद जी के जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आया था, या कहूं कि आई थी। आप? You think I killed Steven? Maybe. No, I loved him. वो मेरा बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड था, भूतकाल, पास्ट टेंस। नहीं समझे आप? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए। थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं कि जब दिव्येंदु जी व्यस्त थे आपके और स्टीवन के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसे सुलझाने में, तब क्या हुआ था। इसमें देखने वाली क्या बात है केवी? अमेंडा जी गुस्सा हो रही है स्टीवन पर कि उसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई और स्टीवन उनको समझा रहा है। बस इतनी सी बात। यस, आई एग्री, बट इस घटना के बाद अमेंडा जी, स्टीवन ने अपने गले से एक चेन तोड़कर जमीन पर फेंकी थी, जिसके कारण आप फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या था ये चेन? A gift of love, प्यार की निशानी शायद। That I no. No. Are you sure? क्योंकि वो चेन अभी हमारे पास नहीं। ये देखिए, यही है, यही चेन है। इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है अमेंडा जी, देखिए। फॉरएवर लव, सो स्वीट, कभी ना खत्म होने वाला प्यार। अमेंडा जी, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि ये चेन आपने स्टीवन को प्यार की निशानी के रूप में नहीं दिया था? स्टीव और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे किसी दूसरी लड़की को लेकर, which is why I wasn't talking to him। लेकिन उस रात के फाइट के बाद उसने हमारे रिश्ते को ही तोड़ दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है अमेंडा जी, Hell hath no fury like a woman's scorn। अर्थात एक ठुकराई हुई महिला के प्रकोप से अधिक भयानक तो नर्क भी नहीं। और इसका अर्थ आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। अमेंडा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी प्रकोप के चलते बेचारा स्टीवन मारा गया हो? इट्स पॉसिबल। मिस्टर पाठक, इससे पहले कि आप अमेंडा का रिश्ता इस केस से जोड़ दें, मैं आपको वापस इस केस में ले चलता हूं। आपका कहना है कि बाबा जगानंद स्टीवन मार्क्स के टेंट में रात को 2:30 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे गए थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो फिर वो 2:30 बजे कहां थे? उचित प्रश्न भट्ट साहब। रात के 2:30 बजे शमशान के पीछे जो बहती हुई नदी है, उसके किनारे एक विशाल सा पेड़ है,
उस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा जगानंद समाधि कर रहे थे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। तो आपकी आंखों से तो हर चीज सुंदर नजर आती है। क्यों बाबा, सत्य है मेरी बात? जी हाँ, साधना खत्म होने के बाद मैं वहाँ विश्राम कर रहा था। वहाँ हमारे साथ हमारा शिष्य चंडीदास भी था। तो यदि मैं आपके शिष्य चंडीदास से कुछ प्रश्न करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्या आपत्ति हो सकती है? जय बाबा भैरवनाथ। चंडीदास जी। बोलो महाराज। स्टीवन मार्स का कत्ल रात को 2 से 2:30 के बीच हुआ था। यदि आप ये कहते हैं कि महाराज जी उस समय वहीं कहीं शमशान भूमि के आसपास ही थे, तो उन्हें इस केस में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय जगानंद बाबा जी ने जो सबसे पहला पाठ हमें सिखाया था वो ये है कि बेटा चंडीदास, सदैव सत्य का साथ दो, मिथ्या का नहीं। और वैसे भी जिसके पास सत्य जैसा ईश्वर हो, उसे झूठ की दुनिया से कैसा भय? कैसा भय उसे झूठ की दुनिया का? और आज भी हम सत्य ही बोलेंगे। और सत्य यह है कि उस रात 2 से 2:30 के बीच परम पूजनीय गुरुदेव जगानंद महाराज शमशान भूमि पर, और आज भी हम सत्य ही बोलेंगे। और सत्य यह है कि उस रात 2 से 2:30 के बीच परम पूजनीय गुरुदेव जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, परंतु हमने स्वयं आपको उस तंबू से बाहर निकलते हुए देखा था और उस तकिए को झाड़ियों में फेंकते हुए भी देखा था। अच्छा किया महाराज, जो मार दिया आपने उस लौंडे को। और वैसे भी आपको कैसा भय है आपको? आप ही तो कहते थे गुरुदेव, आप ही तो कहते थे कि एक अघोरी को 7 खून माफ है। दुष्ट, हम भाप गए, हम सब भाप गए। तू क्या करना चाहता है? घबराइए मत महाराज। अरे ये तुच्छ प्राणी क्या जाने आपकी शक्तियों को, क्या समझेंगे आपकी ताकत को? अभी तो सिर्फ 1 खून हुआ है महाराज। अगर 6 खून और भी हो जाए ना, तो भी स्वयं शमशान माता आकर आपको बचा लेगी। चुप हो जा तू, चुप हो जा। हमें क्रोध इस बात का नहीं कि तू हमारे विरुद्ध झूठ बोल रहा है। हमें क्रोध इस बात का है कि तू मेरा शिष्य होकर झूठ बोलता है। अघोरियों का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। तेरे इस झूठ से धरती फटे न फटे, अंबर फटेगा बिजली से, और तेरे काले दिल की तरह तेरा जिस्म भी जलकर काला हो जाएगा। तुझे मेरे प्रकोप से और मां तारा भवानी के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। तू मरेगा, कल ही मरेगा। महाराज। जगन्नाथ जी, शांत हो जाइए प्लीज। ऑर्डर, शांत रहिए। ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी, आप किसी को कोर्ट में इस तरह धमका नहीं सकते। मरेगा तू, मरेगा। साधारण मनुष्य झूठ बोले तो समझ सकते हैं, लेकिन वो जो सालक है, जो अघोर पथ पे चल रहा हो,
मेरा शिष्य चंडीदास भरी सभा में, भरी अदालत में झूठ बोला उसने। वो ढोंगी पाखंडी चंडीदास वो भस्म होगा, भस्म हो जाएगा वो। स्वामी शांत हो जाइए प्लीज। झूठ सच जो भी हो, लेकिन आप पर किसी की हत्या का आरोप है और इस प्रकार न्यायाधीश के सामने, अभियोग पक्ष वकील के सामने किसी और को जान की धमकी देना ये ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? समझ रहे हैं, जानते हैं, परंतु क्या करें? ये क्रोध, इस क्रोध पर ही तो नियंत्रण नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते आपने स्टीवन को कहावत तो सुनी होगी तुमने, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। और मैं कौन सा बादल हूं ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, तू भी नहीं जानता, और जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। और रही बात उस चंडीदास की, तो सुन ले मेरी बात, उस चंडीदास के ऊपर तो मौत के बादल मंडराने लगे हैं। मरेगा वो, अवश्य मरेगा। शमशान तारा के प्रकोप से मरेगा वो, मरेगा वो, और कोई नहीं बचा पाएगा उसे। सुन रहा तो मेरी बात, कोई नहीं बचा पाएगा उसे। जा जा तू, मुझे अपनी साधना में बैठना है। जाओ बाबा भोलेनाथ की जय बाबा। वरुण, इस समय अमेंडा और दिव्येंदु का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, क्या तो बाबा जयानंद झूठ बोल रहा है या चंडीदास। मगर सर, गुरु को फंसाकर चेले को क्या मिलेगा? आई एम वेरी श्योर सर, इस बार आपने गलत इंसान का केस ले लिया। नहीं, वो पिलो केस, वीडियो फुटेज, ये सारे सबूत कह रहे हैं कि अक्सर वरुण, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हमें वो देखने की चेष्टा करनी चाहिए जो देखने पर भी नहीं दिखा, क्योंकि वो दिखना चाहता नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पीछे खड़ी हुई घूंघट में महिला है ना, अभी मत मुड़ना, सचेत हो जाएगी। ये देख, ये महिला शमशान में भी थी और कल अदालत में भी। जरा जाके पता लगा कि घूंघट चेहरा छिपाने के लिए है या असलियत छिपाने के लिए। अरे भैया। हाँ साहब। कहाँ जा रहे हो? हाँ, वहाँ जरा काम से जा रहा था। अरे रुको रुको, हमारे। हाँ, उधर से आइए साहब। अरे चंडीदास कहाँ मर गया? अमित से मिलने को घाट पे गया। मैं तुमसे मिलने घाट पे गया है। आखिर ये दुनियादारी कब छोड़ेगा? सिर्फ नाम का मुझे काम का नहीं, मुझे सब पता है वो ढूंढी से लगा होगा। सब बंद हो रहा, मस्त रहे चोला। तिवारी, एक बोतल और ला कर ले, जल्दी लेकर आ, नहीं तो साला भस्म कर देंगे तुम्हारा ठेका। हाँ, जब हम इलेक्ट्रीशियन थे तो सारा गली का कुत्ता नहीं पूछता था हम। राज देखो, सब मजा लो, कोई हमारी बात काट दे। अरे भाई, राज करते हैं हम यहाँ पर, समझे? राज करते हैं सब मुफ्त में भैया। अच्छा, तो इसलिए आप अघोरी बने? घड़ी वड़ी है तुम्हारी, निकालो, क्या देख रहे हो? बनाएगा कौन दे? वो लौंडिया भी अच्छी है जी?
अरे वो गोरी में कब लेकर आ रहा है उसे हमारे पास? अरे बाबा जी क्या बात कर रहे हो? मैं कहाँ से उसको लेके आऊंगा बाबू जी? यही पे लकड़ा जला कर राख कर देंगे तुमको। बता देंगे रात में जाके साला सब सच सच। क्या समझ के रखे हो? आई वांट लड़की, लड़की चाहिए हमको। यही पे लकड़ा जला कर राख कर देंगे तुमको। बता देंगे रात में जाके साला सब सच सच। क्या समझ के रखे हो? बाबू जी एक मिनट। आई वांट लड़की, लड़की चाहिए हमको। मैं देखता हूँ मैं कल क्या कर कल किसने देखा है? आज चाहिए हमको लड़की। मजाक समझ लो साला। बाबू जी इसको रखिए आप इसको रखिए। रखो देखता हूँ मैं क्या कर। सावधान रहना। चाहिए हमको। सर चंडीदास की मौत हो गई। कब? सर कल रात को सर। और सर सबसे अजीब बात यह है कि उसकी मौत बिजली से हुई है, शमशान भूमि के बीचों बीच। तेरे झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से। मरेगा तू, मरेगा। कल पूरी रात बिजली कड़की साहब, हमारे सामने बिक गया था। इसके बाद इसकी चीख सुनाई दी और साहब आकर देखते हैं तो ये मरा पड़ा हुआ था। पूरा बदन काला पड़ गया था साहब। लेकिन यहाँ तो ना बिजली का खंबा है ना तार, बिजली लगी कैसे उसे? अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। जगानंदा गोरी को 7 खून माफ है, 7 खून। अभी तो 2 ही हुए हैं, 5 और बाकी है। पांच और। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।